You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will going to change your future. So, hello students, welcome to EduGrown. मेरा नाम है सोनिया सुराना. आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 को, विच इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज 600 BCE टू 600 CE. मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. फर्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा फर्स्ट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, सेकेंड किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिसेस, थर्ड सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. महाभारत के बारे में आपको पता ही होगा, बट इसका इन डेप्थ नॉलेज और उस टाइम पे कैसे ग्रुप फॉर्म होते थे, किन कैसे फॉर्म होती थी, उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे. So, there were several changes in economic and political life. मतलब काफ़ी सारे changes चल रहे थे between 600 to 600 CE तक. काफ़ी सारे changes हो रहे थे. एग्रीकल्चर जो था वो एक्सपैंड हो रहा था. एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ तो जो फॉरेस्ट में लोग थे उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा. फॉरेस्ट डिवेलपर कहीं और जाके रहने लग गए. वैसे ही क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो थे वो इमर्ज हुए. ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो इमर्ज हुए. बट कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिलेगा कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द पीपल. लाइक उनका जो वेल्थ है, उनके पास जो पैसा रहता है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में, ऑक्यूपेशन के बीच में. हर एक टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी. अगर कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर राजा ने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया तो उसने अपने थॉट के हिसाब से लिखवाया, या कोई अपनी कुछ राइटिंग पीछे छोड़ के गया तो उसने किस तरह से अपनी लाइफ गुजारी है उसके बारे में वो बताते हैं. तो इस तरह से हर एक टेक्स्ट जो है, हर एक इंस्क्रिप्शन है, वो अलग होता है, अलग लोगों के हिसाब से, अलग सोशल कैटेगरी के हिसाब से. बात करें अगर हम महाभारत की, तो ये जो एपिक है, ये जो स्टोरी है, इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 lakh वर्सास एंड डिपिक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन. We draw on one of the richest text of the subcontinent. ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक काफ़ी richest टेक्स्ट माना जाता है. Along with that आपको 1 लाख वर्सास इसमें देखने मिलेंगे. It was composed over a period of about 1000 years, and some of the stories it contained may have been in circulation even earlier. The central story is about the two sets of warring cousins. Like यहाँ पे आप जो स्टोरी देखते हैं महाभारत की, दो जो भाई हैं, जो दो ग्रुप है भाइयों के, वो लड़ाई लड़ने में आ जाते हैं. लड़ाई किस लिए होती है? जमीन के लिए लड़ाई होती है. ठीक है, ओहदे के लिए लड़ाई होती है. द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स. इस टेक्स्ट में जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके कुछ राइट्स, उनके कुछ ले डाउन किए गए हैं रेगुलेशंस कि उनको किस तरह से काम करना है, उनकी वर्किंग क्या होगी, वो आपको इस टेक्स्ट में देखने मिल जाएगा. Occasionally, the principal character seems to follow these norms. What does conformity with norms and deviations from them signifies? अब ये जो norms और deviations के बीच में जो differences create हो रहे हैं, ये क्या signify करता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. So let's move further. The critical edition of महाभारत. अगर हम महाभारत की बात करें तो 1919 के टाइम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट VS सुक्तहंकर. तो इनका नाम आपको पता होना ज़रूरी है, ये एक MCQ के फॉर्म में आ सकता है. इन्होंने काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने मिलके काफ़ी सारा काम किया और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपेंड एट दैट टाइम पीरियड. महाभारत के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था वो पता लगाने की लोग कोशिश कर रहे थे. what exactly did this involves? इनिशियली जो टेक्स्ट कलेक्ट किए थे वो संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट में थे, रिटन इन वेराइटी ऑफ स्क्रिप्ट. काफ़ी सारी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग पाली में, संस्कृत में, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे और अलग अलग पार्ट से कलेक्ट किए गए कंट्री के. ये जो पूरी टीम थी ये मेहनत से लग गई थी उनको पता लगाने के लिए कि क्या लिखा है, क्या मतलब है, उसको पता लगाने के लिए. ठीक है, टीम ने वर्क किया और उन्होंने कंपेयर किए काफ़ी सारे वर्सास जो कि मेंशन थे मैन्यूस्क्रिप्ट में. अल्टीमेटली उन्होंने सिलेक्ट किए द वर्सास दैट अपेयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन्स. लाइक जो सबसे ज़्यादा वर्जन्स में लाइक प्रेजेंट थे उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया या उसको उन्होंने सही मान लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग हैं
10 लोगों में से 7 लोग बोलते हैं कि एक जैसी चीज, 7 लोग एक जैसी चीज बोल रहे हैं, तो उन सातों का प्रिडिक्शन ज्यादा माना, उन्होंने उन सातों का कहना ज्यादा माना एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग 3 पीपल. तो दिस इज हाउ इट वर्क, और दिस इज हाउ वी came with the versas, and these published in several volumes running into over 13,000 pages, like 13,000 pages के उसमें उसको लिखा गया. कम से कम 47 ईयर्स लगे थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. साथ ही साथ काफ़ी सारे कॉमन एलिमेंट्स थे संस्कृत वर्जन के इस स्टोरी को लेके. एविडेंट इन द मेन्यूस्क्रिप्ट फाउंड all over the subcontinent from Kashmir and Nepal in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. Like हर जगह से इन्होंने manuscripts को उठाया, writings को उठाया, पता लगाने की कोशिश की कि चल क्या रहा था उस टाइम पीरियड पे. Also evident were enormous regional variation in ways in which the text has been transmitted over the century. Like regional variation भी आ जाते हैं, like किसी का कहना कुछ और है, दूसरे इंसान का कहना कुछ और है, तो variations आ रहे थे, place to place differences create हो रहे थे, जिसकी वजह से टेक्स्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता था. अब ये जो वेरिएशन थे दे डॉक्यूमेंटेड इनटू फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस टू द मेन टेक्स्ट. ठीक है, ये उसके फुटनोट बन गए, या एक तरह से आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बन गए. इन सबको मिलाया गया. मोर देन हाफ द 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दीज वेरिएशंस. मतलब 13,000 पेजेस तो इन वेरिएशन को ही डिवोट किए गए हैं. In a sense, these variations are reflective of a complex process that shaped early and late social histories. Through dialogues between dominant tradition and resilient local ideas and practices, these dialogues are categorized by the movement of conflict as well as consciousness. तो ये जो लाइक आप इनके अगर डायलॉग्स देखेंगे तो काफ़ी सारे डोमिनेंट है, काफ़ी सारे लोकल आइडियाज़ को डिपिक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस को डिपिक्ट करते हैं. Our understanding of these process is derived primarily from the text in the Sanskrit by and for Brahmins. ये जो टेक्स्ट थे इनका, ये जो टेक्स्ट है ये लिखा किसने, ब्राह्मण्स जो थे मेजर पार्ट उसमें प्ले कर रहे थे, उनका एक बड़ा रोल था, उनका एक बड़ा हाथ था, अपन ऐसे बोल सकते हैं. उन्होंने अपने तरह से इसको वेरी करने की कोशिश की. When issues of social histories were explored for the first time by historians in 19th and 20th century, they tend to take these texts at a face value, believing that everything was laid down in these texts were actually practiced. ऐसा माना गया कि जब historians ने इसको लेने की कोशिश करी या उसको समझने की कोशिश की, तो उन्होंने सबको ऐसा मान लिया कि सारा का सारा चीज़ें हुआ होगा. उन्होंने उसको एक्चुअल में मान लिया कि एक्चुअली प्रैक्टिस में लिया गया होगा लोगों से. Subsequently, scholar began studying other traditions. जब उन्होंने दूसरे ट्रेडिशंस पढ़ना चालू किए, पाली में, प्राकृत में, तमिल में जो वर्क थे उन्होंने पढ़ना चालू किए, तो ये जो स्टडी थी ये इंडिकेट कर रही थी एक अलग तरीके का थॉट, एक अलग तरीके का सब्जेक्ट उसने आगे फॉरवर्ड किया. These studies indicated that the idea contained in normative Sanskrit texts were on a whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. It is important to keep in mind as we examine how historians reconstruct social histories. तो अब हमें जानना ज़रूरी है कि historians ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया, जो इतनी पुरानी चीज़ों को कैसे उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, तो वो जानना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे वो कंक्लूजन पे है कि यही जो चीज़ है यही सही है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो गलत है, वो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया. Now talking about kinship and marriages, many rules and varied practices. तो अगर अपन kinship की बात करते हैं मतलब आपका एक folk या आपकी एक फैमिली. ठीक है, हम जब kinship की बात करते हैं हम बात करते हैं एक फैमिली के बारे में. मैरिज की बात करते हैं, मैरिज इज इन इंडियन ट्रेडिशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से इवेंट बिटवीन पीपल. तो मैरिजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. अगर हम किनशिप की बात करें तो दैट मीन्स कि एक फोक या एक ग्रुप जो साथ में रहता है, वो साथ में क्यों है, बिकॉज उनके फूड के कारण आप बोल सकते हैं, रिसोर्सेज के कारण, उनकी एक्टिविटीज़ के कारण, उनके इंटरेस्ट के कारण दे यूज टू लिव ऑल टुगेदर. सो फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली है तो हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, हम उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं कि ओके ठीक है सभी के पास है. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, as well as the kinds of activities they share. But वहीं अगर आप देखेंगे families को तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं in terms of numbers of members. किसी की फैमिली में ज़्यादा members हैं, किसी की फैमिली में कम members हैं.
वहीं अगर किसी का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है उसकी फैमिली के साथ और वो अलग तरह की एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, सेम एक ऐसी फैमिली है जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी को फॉलो करती है। लाइक अगर हम रिलीजन की भी बात करें तो इफ़ वी सी इंडियंस दे मेक दिवाली होली, तो उस तरह का उनका एक किनशिप है, उस तरह की उनकी एक फैमिली है। तो वहीं अगर अपन बात करते हैं फैमिली के बारे में, तो एक अलग डिस्टिंक्ट फीचर आ जाते हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, अगर अपन सेम फैमिली में, लाइक अगर आपकी एक फैमिली है तो आप सेम तरह का फूड खाते हो, रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, साथ में रहते हैं लोग, सेम एक्टिविटीज या चलो वर्क परफॉर्म करते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं साथ में। आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो, लाइक अगर फूड साथ में खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है बिटवीन द फैमिलीज। Families are usually part of a larger network of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. फैमिली का ऐसे बन रही है एक लार्जर पार्ट से, ठीक है। मतलब अगर आप अपना पूरा का पूरा आप बोलते हैं खानदान, अगर आप पूरा खानदान ले लें, आपके दादा दादी चाचा चाची मामा मामी एंड एवरीथिंग, योर कजिन्स एवरीवन, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका किन कहलाएगा, किन फोक, ठीक है। इसको हम किन फोक बोलते हैं। हम बोलते हैं ना ये हमारे रिलेटिव्स हैं, तो दे आर योर किन, उधर से ही आप डिराइव हुए, उधर से ही आप आए हैं कहीं ना कहीं। While familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many different ways. For instance, some societies regard cousin as being blood relation, whereas others they do not. वहीं अगर अपन जैसे इंडियन फैमिली की बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर अपन इंडियन फैमिली की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है तो हम बोलते हैं ना कि वी हैव अ सेम ब्लड, हमारे रगों में सेम खून दौड़ रहा है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो वही अगर सेम फैमिली है दैट मीन्स कि आप सेम ब्लड की बात कर रहे हो, बट ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो कजन्स हैं दे आर आर डिफरेंट थिंग, लाइक कजन्स अलग हो जाते हैं, उनके लिए फैमिली दे आर जस्ट फर्स्ट लाइक मदर फादर एंड देन दे रियल ब्रदर एंड सिस्टर, उसी को लोग फैमिली को कंसिडर करते हैं, एज अ फैमिली कंसिडर करते हैं। तो लोग कजन्स को या दूर के रिलेटिव्स को दे डोंट कंसिडर देम एज देयर फैमिली। अगर अपन बात करें अर्ली सोसाइटी के बारे में, तो हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी इजी था एलाइट फैमिली को स्टडी करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ के गए, लाइक यू कैन सी द पैलेसेस, यू कैन सी देयर ऑर्नामेंट्स, you can see the equipments they were using. However, for more difficult to reconstruct the family and relationship of ordinary people, अगर आप ordinary life की बात करो, ordinary people की, जो आपकी normal जनता होती है, उसके बारे में हिस्टोरियंस को पता लगाने में थोड़ा सा इश्यू आया या उनको थोड़ी दिक्कत आई उनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में। Historians also investigate and analyze attitude towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their action, just as actions may have led to change in the attitudes. वहीं अगर अपन बात करें हिस्टोरियंस के बारे में, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि फैमिली और किनशिप के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहा होगा, किस तरह से लोग मानते होंगे, थॉट प्रोसीजर क्या होंगे लोगों के। इम्पॉर्टेंटली बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल थिंकिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि लोग किस तरह से सोच रहे थे, वेदर दे यूज टू ट्रीट देयर ब्रदर एंड सिस्टर एज देयर ब्लड बॉन्ड और नॉट, है ना। तो वो उस तरह से उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या सोचते थे अपने रिलेशंस के बारे में, काफ़ी कुछ उससे आपको प्रिडिक्ट हो जाता है। काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में आपको अपने रिलेशन से ही समझ आता है। अगर आप अपने ही खुद के रिलेशंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, किस तरह से आपकी सोच या आपके थॉट्स बनते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैमिली और द पीपल हुम यू आर क्लोज टू, या आपका किन कैसा सोचता है, तो उस तरह से ही आपकी सोच बनती चली जाती है। द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी, अगर हम बात करें पेट्रिलाइनी के बारे में, तो दैट मीन्स कि अगर आप अपने फादर, सन, ग्रैंड सन, लाइक आपका फादर वाला जो लीनेज, जो मेल साइड लीनेज हो जाता है, या मेल मेंबर डिसेंट्स हो जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करें। वहीं मैट्रिलिनी जो टर्म है ये यूज किया जाता है फॉर द डिसेंट व्हेन इट इज ट्रेस्ड टू द मदर साइड। अगर आपकी मम्मा की साइड से हम किसी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मैट्रिलिनी, एंड अगर फादर की साइड से बात करते हैं तो वी कॉल इट एज पेट्रिलिनी। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज्ड? अगर अपन महाभारत एज ए स्टोरी की बात करते हैं तो इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स।
महाभारत की जब आप बात करोगे तो क्या होता है, पावर को लेके, लैंड को लेके लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं दो कजिन्स के बीच में। एक थे कौरव, एक थे पांडव। ये लोग सेम रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, कुरु की, है ना। सेम लाइक एक ही, लाइक आप ऐसे समझ लो कि एक ही दादा है, उनके दादा के दो बेटे हैं, बेटों के बेटे हैं, है ना। तो उनमें से एक का ग्रुप कहलाता था कौरव और दूसरे का ग्रुप कहलाता था पांडवस। और सोचो इन्हीं इतने ही क्लोज रिलेशन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। अ लीनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास। अल्टीमेटली क्या होता है, जब बैटल एंड होती है तो पांडव जो है वो जीत जाते हैं, वो विक्टोरियस, दे विन द बैटल। और उस तरह से उनकी काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि गॉड वॉज हेल्पिंग दीज पांडव, एंड अलॉन्ग विद दैट उसकी वजह से वो लोग बैटल को जीत जाते हैं। After that, patrilineal succession was proclaimed. While patrilineal has existed prior to the composition of the epic, the central story of Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. मतलब पहले भी इस तरह से चला रहा था, लाइक अगर फादर है तो उनका कुछ भी है तो दैट यूज टू बिलोंग टू सन, या फिर ग्रैंड फादर है तो फादर को जाता है सन को, ग्रैंड सन को। दिस वाज द हायरार्की विच वाज अर्लियर फॉलोड। बट इस स्टोरी से भी सेम कहीं ना कहीं डिपिक्शन होता है कि अगर आपके पापा का कुछ है तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू स्टे आफ्टर इट, you have to keep working for it. Under Petrellini, sons could claim the resources. जो सन होते हैं, जो किंग होते हैं, they claim their resources अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है। Most ruling dynasties claim to follow this system. काफ़ी सारी डायनेस्टीज ऐसी हैं जो इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं, उसको प्रेफर करती हैं। Although there were variations in the practices, काफ़ी सारे वेरिएशंस थे। Sometimes there were no son, अगर किसी का कोई बेटा नहीं है तो उनके ब्रदर उस थ्रोन को ले लेते थे या उसको सक्सीड करते थे, या फिर उनके कोई रिलेटिव जो आसपास के रिलेटिव वो ले लेते थे। समटाइम्स किन्समैन क्लेम द थ्रोन। काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे आपको वुमेन का एम्पावरमेंट देखने मिलेगा, या उन्होंने एक लेडी फिगर आपको देखने मिले जिन्होंने थ्रोन को कैप्चर किया हो। तो बेसिकली इसी तरह से चलता आता था। पेट्रिनिकली की अगर अपन बात करें तो जो रिसोर्सेज थे वो बेसिकली फादर से सन को जाते थे, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस वाज द थिंग, लाइक जो मेल मेंबर या मेल साइड होती थी, दे यूज्ड टू बी द पावरफुल वन, दे यूज्ड टू अपहोल्ड और कैप्चर द रिसोर्सेज, एंड अलॉन्ग विद दैट दे यूज्ड टू वर्क। सिर्फ काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे प्रभावती गुप्ता का हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि उनको रिसोर्स दे दिए गए थे, उनको रिसोर्स मिले थे, बट उसका भी पता नहीं है कि वेदर शी वॉज हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। उनको उनके फादर के साइड से मिले थे, हस्बैंड के साइड से मिले थे, तो दैट वाज स्टिल अ क्वेश्चन विच इज डिबेटेड वेरी ऑफन। द कंसर्न विद पेट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। इट इज एविडेंट इन मंत्रास एंड रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा। ये लाइक कोई नया या यूनिक कंसेप्ट नहीं है। आप इसको ऋग्वेदा भी अगर आप देखते हैं तो उसमें ये ऑलरेडी गिवन कंसेप्ट है। दिस इज अ समथिंग विच इज फॉलोड बाय most of the people. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins. ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि जो एटीट्यूड था लोगों का, ये वेल्दी मैन जो थे या जो ब्राह्मण्स कास्ट थी, ये उसको फॉलो करते थे कि जो भी भाई पिता का है वो पुत्र का है। इस तरह से उनका कंसेप्ट चलता था। नाउ कमिंग टू रूल्स ऑफ मैरिज। वहीं अगर अपन बात करें रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में, तो अब अपन लड़कियों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं। तो मोस्टली जो सन का स्टेटस था सोसाइटी में, वो ऐसा माना जाता था कि जो फादर का है दैट बिलोंग्स टू सन, एंड दिस इज द थिंग, या दिस इज हाउ द फैमिली कंटिन्यूज। बेटी को थोड़ा सा या लड़कियों को थोड़ा सा डिफरेंटली लिया जाता था। डॉटर्स वर ट्रीटेड ऑन अ डिफरेंट फ्रेम। ऐसा बोलते थे कि भाई जो डॉटर है वो किसी और को बिलोंग करती है, आप बस उसको पालते हो एक टाइम तक, और एक सही टाइम आने पे आप उसकी शादी करते हो, एंड शी मूव टू अ डिफरेंट हाउस एंड लिव ओवर देयर। तो कहीं ना कहीं डॉटर्स को नहीं दिया जाते थे रिसोर्सेज, जो फैमिली के रिसोर्सेज थे, दे कम्प्लीटली यूज टू बिलोंग टू द सन एंड दे डजंट बिलोंग टू द डॉटर। तो इस तरह की थॉट थी इंडियन सोसाइटी में। While sons were important for the continuity of the patrilineages, daughters were viewed rather differently within this framework. They had no claim to the resources of the household. ठीक है, उनको हाउस होल्ड रिसोर्सेज में कुछ क्लेम नहीं दिया जाता था। एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू द फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। मतलब अपनी किन से, अपनी फोक से, अपनी फैमिली से बाहर उनकी शादी करवाई जाती थी। आप देखेंगे कि कजन्स या
विद इन द फैमिली उनकी शादी नहीं होती थी, उनकी शादी बाहर किसी दूसरी किन में करवाई जाती थी। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को नाम दिया गया है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब कि बाहर आप उनकी शादी करवाओ, मैरिंग आउटसाइड। ठीक है, तो जो लड़कियां रहती थी मीन्स दैट द लाइव्स ऑफ द यंग गर्ल्स एंड वुमेन बिलोंगिंग टू द फैमिली दैट क्लेम हाई स्टेटस वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। ऐसा देखा जाता था कि जो लड़की है उसकी सही टाइम पे शादी हो, सही फैमिली में हो और सही इंसान से हो। जो फादर की ड्यूटी होती थी दैट वाज टू बी ही यूज्ड टू डू द कन्यादान ऑफ हर डॉटर, and this gave rise to the belief that kanyadan or the gift of daughter in the marriage was important religious duty of father। ऐसा बोलते थे कि भाई अगर सही टाइम पे अपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो दिस वाज द ड्यूटी, लाइक ये फादर की ड्यूटी रहती थी कि आपको सही टाइम पे सही इंसान से अपनी डॉटर की मैरिज करवानी है। With the emergence of new towns, social life became more complex. People from near and far met to buy and sell their products and share ideas in the urban milieu। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाउन्स जैसे जैसे नई चीज़ें आती गई वैसे वैसे लोगों के थॉट्स चेंज होते गए, है ना, लाइफ अलग होती गई, थॉट्स चेंज होते गए। जो लोग थे अलग अलग जगहों से आते थे, वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने आइडियाज शेयर करते थे इन दी अर्बन सोसाइटी। दिस में हैव लीड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ द अर्लियर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो अब एक क्वेश्चन उठ जाता है पुराने बिलीफ और पुराने प्रैक्टिसेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स तो रूल्स रेगुलेशंस लिख के गए थे पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, बट सोसाइटी वाज इनटू अ डिफरेंट मोड। तो उस टाइम पीरियड पे क्या, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। Faced with this challenge, the Brahmins responded by laying down codes of social behavior in great details। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो भी important rules थे, जितने भी important regulations थे, वो उन्होंने लिखने चालू किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से काम काज होना चाहिए, किस तरह से लोगों को रखना चाहिए, कैसी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ब्राह्मण्स ने लिखना चालू किया। They were meant to be followed by Brahmins in particular and rest of the society in general। ब्राह्मण्स तो इन पर्टिकुलरली उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। अगर आप ब्राह्मण्स फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको तो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट जो सोसाइटी है, बाकी की पूरी सोसाइटी है, वो भी उसको फॉलो कर सकती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो वो कर सकती है। ये जो टेक्स्ट था ये कंपाइल किया गया संस्कृत टेक्स्ट में, नोन एज धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र। ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो ब्राह्मण्स ने रूल्स रेगुलेशंस लेट डाउन किए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लिखे थे ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल, इनको कंपाइल किया जाता है ना, इनको आगे लिखा जाता है और इनको कंपाइल किया जाता है संस्कृत में, और उसको हम बोलते हैं धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र। तो ये आपको पता होना यहाँ पे ज़रूरी है। The most important of such works, the Manusmriti, was compiled between circa 200 BCE and 200 CE। तो इस टाइम पीरियड के बीच में मनुस्मृति भी आती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं। While the Brahmins, authors of these texts, claim that their point of view had universal validity। ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स ये बोलते हैं कि जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर एक इंसान इसको फॉलो करे, हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाइड है हर एक इंसान के ऊपर। एंड दैट व्हाट दे प्रिस्क्राइब हैड टू बी ओबेड बाय एवरीबडी। इट इज लाइकली अ सोशल रिलेशन वेयर मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट इज लाइकली दैट द रियल सोशल रिलेशंस वर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ब्राह्मण्स ने तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए, सेकेंडली उन्होंने बोला सबको ये चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है, सबको ये ओबे करना ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वहीं अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। सोशल रिलेशनशिप इतने ईजी नहीं होते हैं कि आपने अगर कुछ लिख दिया तो सेम तरह से फॉलो किए जाएंगे। लोग हैं, लोगों की साइकोलॉजी अलग है, थिंकिंग अलग है, काम करने का नज़रिया अलग है, तो इस वजह से जो क्लैशेस हैं वो आते हैं। अगर आपने कुछ लिख दिया और आप बोलो कि हर एक इंसान इसी तरह से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, डेली इतने बजे उठना है, सोना है, ये करना है, वो करना है, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। लोगों की थॉट्स अलग है, थिंकिंग अलग है, तो उस वजह से आपको डाइवर्सिटी या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। Beside given the regional diversity within the subcontinent and difficulties of communication, the influence of Brahmins was by no means all pervasive.
What is interesting is that Dharma Sutra and Dharma Shastra recognized as many as 8 forms of marriages. One of these, the first 4 were considered as good, while the remaining were condemned. It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahminical norms. सो बेसिकली जो अभी 8 फॉर्म्स लिखे गए हैं, मतलब धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रास को आप पढ़ेंगे तो इसमें 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस बताए गए हैं. उनमें से 4 ऐसे बोले जाते हैं कि ये तो बेस्ट है, लाइक अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो दे आर दी बेस्ट गिवन थिंग ऑन दिस प्लानट, इस तरह से आप समझ लीजिए. और बाकी 4 और दिए हैं जिन्हें वो इतना अच्छा नहीं मानते हैं. तो बेसिकली ये लोग ऐसे बोलते थे कि जो ब्राह्मण वाले जो ग्रुप है या उसका जो फॉलो कर रहा है वो उन 4 को प्रैक्टिस करता था, और बाकी के जो लोग थे वो नॉन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो थे वो उनको फॉलो करते थे. लाइक जो बाकी के रिमेनिंग 4 थे वो उनको फॉलो करते थे. तो इस तरह से लोगों का मानना था. द गोत्रा ऑफ वुमेन. तो अगर हम इन जनरल गोत्र के बारे में बात करें तो दैट मीन्स कि भाई आपकी लीनेज क्या है या आपके डिसेंडेंट कौन है, आपके पूर्वज कौन है, तो उस तरह से आपकी गोत्र फाइंड की जाती है. बेसिकली लड़कियों के गोत्र जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था. वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 100 BCE onwards was to classify people in terms of गोत्र, मतलब वो गोत्र की तरह से क्लासीफाई करने की कोशिश करते थे. वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड आइडेंटिफाइंग द गोत्र वॉज दैट की इलनेस खत्म हो जाती है. कहीं ना कहीं अगर आप सेम फैमिली से चले आ रहे हैं और उसी फैमिली में आप मैरी करते हैं या शादी करते हैं तो अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है उस फैमिली में तो वो आप कैरी करते चले जाएंगे इन योर अपकमिंग जनरेशंस. बट अगर आप डिफरेंट गोत्र या डिफरेंट उसमें शादी करते हैं, लीनेज में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके खत्म होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो इस तरह से लोगों का मानना है, सोचना है. ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीड and all those who belong to the same गोत्र were regarded as decent. जो सेम गोत्र, लाइक अगर सेम गोत्र से आ रहे हैं मतलब कि वो सेम लीनेज या सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस तरह से बोला जाता था. 2 रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. वुमेन जो थी, जो लड़कियां होती थी, उनको अपने फादर की गोत्र को हटाना है, और सेकेंड वो अपने हस्बैंड की गोत्र को एक्सेप्ट करती हैं आफ्टर द मैरिज. तो सेम वॉज गिवन ओवर हेयर. 2 rules about Gotra were particularly important. Women were particularly expected to give up their father's Gotra and adopted that of their husband on marriage. And members of the same Gotra could not marry. As I have mentioned you कि same गोत्र के जो लोग हैं वो शादी नहीं करते थे and उनके खुद के कुछ perspective रहे थे. But right now we follow this concept क्योंकि अगर same उसमें आप शादी करेंगे तो the chances of illness or disease could have increased. One way to find out whether this was commonly followed is to consider the name of men and women which were sometimes derived from गोत्र name. अगर आपको ये इसको पढ़ना था या जब हिस्टोरियंस ने उसको पढ़ा तो उन्होंने पता कैसे लगाया, उन्होंने नाम पढ़ने की कोशिश की. उन्होंने देखा कि किसके नाम फॉलो हो रहे हैं, किनके नाम सेम गोत्र से डिराइव्ड हैं. These names are available for powerful ruling lineages such as Satavanahas who ruled over part of Western India and Deccan. ठीक है, अगर हम नेम की बात करें तो कुछ पावरफुल रूलिंग लिनेजेस के बारे में, जैसे कि सतावहानास. ठीक है, इन्होंने कहाँ पे रूल किया है? वेस्टर्न इंडिया में रूल किया है और इन्होंने डेक्कन में रूल किया था. सेवरल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिकवर्ड व्हिच अलाउ हिस्टोरियंस टू ट्रेस फैमिली टाइज इंक्लूडिंग मैरिजेस. काफ़ी सारे उनके इंस्क्रिप्शंस को रिकवर किया गया, उससे उनकी फैमिली टाइज के बारे में पता चलता है, उनकी मैरिजेस के बारे में पता चलता है. सम ऑफ द सतावना रूलर्स वर पॉलीजीनियस, मतलब उनकी एक से ज़्यादा वाइफ हुआ करती थी, ऐसा बोला जाता है. In examinations of the name of women who married Satavana rulers indicate that many of them had names derived from Gotra such as Gotama and Vesistha, their father गोत्र. ठीक है, तो काफ़ी सारे जब नेम को एग्जामिन किया गया, उनको पता लगाया, देखने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि द वुमेन हु मैरिड सतावना रूलर इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम डिराइव फ्रॉम गोत्र. उनके फादर की गोत्र से उनके नाम डिराइव थे, जैसे कि गोतामा एंड वेसिस्था. ठीक है, तो इनके फादर की गोत्र होती थी जिनसे पता चलता है कि ओके दे हैव कम फ्रॉम अ डिफरेंट गोत्र और फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली. They evidently retained their names instead of adopting name derived from their husband गोत्र. मतलब वो अपने खुद के नाम को ही कंटिन्यू करते थे. अभी आज के टाइम में तो नाम आप चेंज कर लेते हो, आप देखोगे कि नाम चेंज हो जाते हैं, बट अर्लियर दे यूज टू कीप देयर ओन सरनेम, देयर ओन नेम, जिसकी वजह से पता चलता था कि किस
फैमिली से वो लोग आए हैं, किस फैमिली को वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, and they were required to do according to the Brahminical rules. What is also apparent is that some of these women belong to the same गोत्र. आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी जो women है ये same गोत्र को belong करती थी. As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy recommended in Brahminical texts, like more than one marriage, जो कि outside the marriage, marrying outside the marriage, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. In fact, it exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kin group. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडो की, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी. एक्सो मीन्स आउटसाइड द ग्रुप, endo means within the kin or within the family, within the group, which was prevalent among several communities in South India. Such marriages among king folk ensured a close knit community. ठीक है, तो इस तरह से अगर मैरिज हो रही है, इस तरह की अगर कोई मैरिज हो रही है तो वो एक क्लोज रिलेशन बताता है बिटवीन द कम्युनिटी. इट इज लाइकली दैट देयर वर वेरिएशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वेल, बट येट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट स्पेसिफिक डिटेल. मतलब काफ़ी ये तो पता है कि भाई अलग अलग रहे होंगे, जब इतना बड़ा कंट्री है, इतना सारे लोग रहे हैं उधर पे, तो अलग अलग थॉट्स रहे होंगे. हो सकता है कि कोई लोग उसको अच्छे से मानते हो सकता है कोई लोग बिल्कुल ही नहीं मानते हो, तो अलग अलग थॉट रहे हैं. सबको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं लोग, सबकी डिटेल्स नहीं पता लगा पाए हैं. तो देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन फैक्टर्स, सर्टन ग्रुप्स जिनकी डिटेल्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो पाई है. नाउ अब मदर्स का क्या रोल था और मदर्स इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, उनका क्या रोल हुआ करता था, उसके बारे में हम देखेंगे. We have seen Satavanaha's ruler were identified through metronymic name derived from that of mother. वो अपना नाम किस बेसिस पर रखते थे, उनकी मदर के नाम पे उनके नाम चले आते थे. Although this may suggest that mother were important, we need to be cautious before we derive at any conclusion. Like हमें ये तो पता है कि मदर जो थी वो important थी, but किसी भी conclusion पे आने के पहले, किसी भी लास्ट वर्डिक्ट पे आने के पहले आपको पता होना चाहिए कि whether that thing was true or not. In the case of Satavanahas, we know that the succession to be thrown was generally patrilineal. ठीक है, अगर हम देखेंगे उनका सक्सेशन तो वो फादर की साइड से दिखाया जाता है. ठीक है, फादर की साइड से ही उनकी थ्रोन चली आती है, बट द नेम इट वॉज समवॉट डिराइव फ्रॉम द मदर पार्ट. इस तरह से ऐसे कंक्लूड किया जाता है. नाउ कमिंग टू द सोशल डिफरेंस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. अलग अलग कास्ट थी. सबसे हाई आते हैं आपके ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट उसमें आ जाते हैं. देन कम द क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स कहलाते हैं. वैश्यस जो कि आपके फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, मर्चेंट हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, और सबसे एंड में आते हैं शूद्रास जो सबके लिए एज अ सर्वेंट या एज अ लेबर दे वर्क. तो इस तरह से एक ये आप जो पिरामिड देख सकते हैं, इस तरह से जो डिफरेंसेस था वो क्रिएट हुआ था सोसाइटी में. यू माइट बी फेमिलियर विद द टर्म कास्ट. अगर अपन कास्ट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज, कि इस तरह से कास्ट है, इस तरह से कैटेगरी है जो बिलोंग है, और इस तरह से आपको फॉलो अप करना है. द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र. लाइक एक प्रॉपर उनका कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो गिवन है धर्मशास्त्र में और धर्म सूत्रास में. ब्राह्मण्स जो है वो सबसे ऊंची पोजीशन पे आते हैं, उनको लाइक सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है इन दिस पर्टिकुलर पिरामिड. वॉज डिवाइनली ordained with प्लेइंग ग्रुप्स क्लासिफाइड एज शूद्र एंड अनटचेबल एट वेरी बॉटम. वाइल वहीं अगर अपन बात करें शूद्रास के बारे में तो उनको अनटचेबल बोला जाता था, लाइक आप उनको टच नहीं कर सकते हैं. दे वर टर्म्ड एज पल्यूटेड पीपल्स, इस तरह से उनको बोला जाता था, और उनका सबसे लो ऑर्डर था इफ वी स्टडी दिस पिरामिड. पोजिशंस विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय द बर्थ. अब ये पोजिशन कैसे मिलती है, आप कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं उस तरह से आपको ये पोजीशन मिलेगी. अगर आप ब्राह्मण्स की फैमिली में पैदा हुआ है तो यू विल बी रैंक्ड एज फर्स्ट. क्षत्रिय या किंग की फैमिली में तो यू विल बी टर्म्ड एज वॉरियर्स, देन वैश्यास, देन शूद्रास. तो आपका बर्थ किस फैमिली में हुआ है उस तरह से आप सोसाइटी में एक पोजीशन होल्ड करेंगे. द राइट ऑक्यूपेशन. धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्र also contain rules about the ideal occupations of the four categories of varnas. अगर अपन वर्ना सिस्टम की बात करें तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में बताया गया है कि मेन क्या ऑक्यूपेशन है और उनका क्या काम रहता है. अगर ये अपन चारों कैटेगरीज को देखें तो ब्राह्मण्स का काम यही है कि भाई आप टीच करेंगे, यू आर गोइंग टू टीच द वेदा,
कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, ये सब ब्राह्मण्स टीच करते थे। क्षत्रियों की अगर आप बात करोगे तो दे यूज टू गो फॉर दी वॉर, है ना, लड़ाई लड़ने के लिए जाना, कंट्री को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, वो क्षत्रिय का काम होता था। वहीं वैश्यास की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर की तरफ थे, ट्रेड की तरफ थे, ठीक है, कि सोसाइटी में खाना रहे, भरपूर रहे, उस तरफ उनका ध्यान रहता था। एंड शूद्रास ये ऊपर की 3 कैटेगरीज को सर्व करते थे। इनका मेन काम ये था कि देखना कि तीनों की तीनों कैटेगरीज जो हैं वो प्रॉपरली फुलफिल, मतलब उनके लिए वो प्रॉपर उनकी सेवा, उनका सर्वेंट वाला जो कर्तव्य वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लाइक टॉयलेट क्लीन करना हो गया, या डेड बॉडीज उठाना, ये सारा शूद्रस का काम था। सो लेट मी रीड इट फॉर यू। द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्र also contained rules about the ideal occupations of the 4 categories or varnas। चारों कैटेगरीज के ऑक्यूपेशन कि क्या काम काज करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे वो मेंशन करता है। ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी द वेदास। ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, वेदास स्टडी कर रहे हैं। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, लाइक जो भी रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करने का काम भी ब्राह्मण्स का था। एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ये क्या करते थे, इनको गिफ्ट्स मिलते थे। लाइक अगर क्षत्रिय है या किंग्स हैं तो वो उनको गिफ्ट्स भेजते थे, वैश्यास हैं वो उनको गिफ्ट्स भेजते थे, तो दे यूज्ड टू रिसीव द गिफ्ट्स। कमिंग टू द सेकेंड वन, क्षत्रिय। क्षत्रियों का क्या काम होता था, वॉर लड़ने जाना, ठीक है, वो अपने पीपल को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, लाइक अपने आसपास के लोगों को उनको प्रोटेक्ट करते थे, ये क्षत्रियों का काम था। वेदा की स्टडी करते थे ये लोग, ब्राह्मण्स लाइक इनके गुरु होते थे और ये इनसे वेद के बारे में सीखते थे कि क्या लिखा है वेदों में, ग्रंथों में क्या लिखा है। एंड गेट सेक्रीफाइस्ड, परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स, लाइक और जो भी सेक्रीफाइस या जो रिचुअल्स थे उसको ये लोग परफॉर्म करते थे। एंड दे यूज्ड टू गिव अवे द गिफ्ट्स, है ना, टू द ब्राह्मण्स। थर्ड ऑक्यूपेशन अगर अपन बात करें वैश्यास के बारे में, तो ये इनका मेन काम था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पेस्टोरलिज्म से रिलेटेड एंड ट्रेड से रिलेटेड, ये 3 काम वैश्यास को दिया था। कमिंग टू द लास्ट वन विच वॉज शूद्रा, तो ये जो थे दे वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन, सिर्फ एक ऑक्यूपेशन इनको दिया था, दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्नास, जो ऊपर के 3 वर्नास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, इनको सर्व करना काम था शूद्रास का। द ब्राह्मण्स इवोल्व 2 or 3 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स, ठीक है, उन्होंने 2 या 3 स्ट्रैटेजीज बनाई थी ताकि वो इन नॉर्म्स को इन्फोर्स कर सके, पुट कर सके, आगे पुट फोर्थ कर सके। वन एज वी हैव जस्ट सीन was to assert that Varna order was of a defined origin, ठीक है, लाइक ऐसा बोला जाता था कि ऑटोमेटिकली बन के आया और उसको यू हैव टू फॉलो, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, दे एडवाइज्ड किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। किंग को ये जो रूल्स रेगुलेशंस थे ये ऐसे किंग को एडवाइस करते थे कि यू हैव टू फॉलो द किंग। जो किंग होते थे तो उनके कुछ प्रीस्ट होते थे या उनके पंडित होते थे, तो वो बताते थे कि इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस आपके किंगडम में फॉलो होने चाहिए ताकि आपका बेटरमेंट हो, आपके किंगडम का बेटरमेंट हो, वो उससे रिलेटेड है। एंड थर्ड, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है, और वो इन रूल्स रेगुलेशंस में ऐसा था, नॉर्म्स में ऐसा था कि आपका जो स्टेटस है आपका बर्थ डिपेंड करेगा, अपने अच्छे कर्म के, आप अच्छे फैमिली में पैदा हो गया एंड अकॉर्डिंगली आपका पोजिशन रहेगा सोसाइटी में। अपने अच्छे कर्म नहीं कि आप लोअर कास्ट में पैदा हो गए और उस तरह से आपका एक पोजीशन होल्ड होगा सोसाइटी में। सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीएनफोर्स्ड बाय द स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट। नाउ कमिंग टू नॉन क्षत्रिय किंग, शास्त्रों के हिसाब से या ब्राह्मण्स के हिसाब से क्या ऑर्डर फॉलो होना चाहिए था कि जो क्षत्रिय है वही हमेशा किंग में जाएंगे, वही हमेशा वॉर के लिए जाएंगे। बट अगर आप एक नज़र डालेंगे पुराने रूलिंग लिनेजेस में, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे जो लोग थे, काफ़ी सारे जो किंग थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे, है ना, वो आउट ऑफ नोवेयर वो कहीं ना कहीं किंग बन गए, उनको किंग बना दिया गया। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स। However, several important ruling lineages probably had different origins. उनका origin जो था वो काफ़ी different sense में हुआ था। The social background of Mauryas, who ruled over a large empire, has been wholly debated. ठीक है, जो अगर अपन बात करें मौर्यास के बारे में, अशोका इनके बारे में जब अपन ने देखा था,
तो उनका बैकग्राउंड अभी तक क्लियर नहीं है कि किस जगह से वो बिलोंग करते थे. While later Buddhist texts suggest that they were Kshatriya, Brahmanical texts describe them as of low origin. Buddhist text बोलते हैं कि वो क्षत्रिय थे. जो मौर्यस थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि वो लोग क्षत्रिय कैटेगरी को बिलोंग करते थे. वहीं अगर आप ब्राह्मण्स का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे उनके बारे में मेंशन है कि ये लोग लो ओरिजिन के लोग थे, लो ओरिजिन से ये लोग उठ के आए थे. तो स्टिल ये अभी तक डिबेटेड है. देयर इज नो पर्टिकुलर एविडेंस जो उसको प्रूव कर सके. The Sungas and Kanvas, the immediate successors of Mauryas were Brahmins. ठीक है, अब अगर आप सुंगास या कानवास की बात करते हैं तो ये लोग तो ब्राह्मण्स थे. In fact, political power were effectively open to anyone who could muster support and resources and rarely depend on the birth of Kshatriya. अगर वहीं अपन पॉलिटिकल पावर की बात करें, अगर ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल फैमिली को ही कोई बिलोंग करता हो तो ही वो जाके थ्रोन पे बैठ पाए या उसको ही सारा शासन मिल जाए, वैसा कुछ नहीं था. बेसिकली इसमें ऐसा रहता था कि अगर आप में उतना कैलिबर है, आप अगर उतना कर सकते हो तो आप जाके उस थ्रोन को ले सकते हो. आप अगर आपके पास सपोर्ट है, आप उसको एक्वायर या कैप्चर करने की हिम्मत रखते हो तो यू कैन बी दी किंग, यू कैन टेक द पोजिशन ऑफ द किंग. तो इस तरह से बोला जाता था. अब नाउ अदर रूलर्स सच एज साकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड मिलाचस barbarians or outsides by the Brahmins. ठीक है. तो however, one of the earliest inscriptions in Sanskrit describe how Rudraman, the best known Saka ruler, rebuilt Sudarshana Lake. जो अगर अपन बात करें संस्कृत उसकी टेक्स्ट की इंस्क्रिप्शन की बात करें तो उसमें रुद्रमन के बारे में मेंशन किया गया है. ये साका रूलर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन था, रूलर था, जिन्होंने बिल्ड किया था सुदर्शना लेक को. उन्होंने रीबिल्ड किया था उसको, लाइक वो टूट गई होगी या डिस्ट्रॉय हो गई तो उन्होंने उसको वापस से रीबिल्ड किया. दिस सजेस्ट दैट पावरफुल मिलाचेस वर फेमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशन. ठीक है, उनको पता था कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन में क्या चलते आ रहा है. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतावनहा डायनेस्टी, गौतमी पुत्र सिरी सताकनी, claimed to be both a unique Brahman and a destroyer of pride of Kshatriya. Let me repeat. जो बेस्ट नोन रूलर हैं सतावना डायनेस्टी के, गौतमी पुत्र सिरी सताकनी, ये जो रूलर हैं इनको ऐसा बोला जाता है कि ये एक यूनिक ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय किया है ना. जो वॉरियर्स थे उनका प्राइड उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. He also claimed to have ensured that there were no intermarriage among members of the four varnas. उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखा कि जो फोर वर्णास हैं इनके बीच में इंटर मैरिजेस ना हो. एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किन ऑफ रुद्रमन. ठीक है, ये रुद्रमन के ही किन में उन्होंने शादी कर ली. एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. मतलब ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि किस किन से किसने शादी किया या किस तरह से उनका मैरिज प्रपोजल आगे बढ़ा. तो दैट वॉज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक. The Satavahanas claim to be Brahmins. Satavahanas अपने आप को ब्राह्मण्स बोलते हैं. Whereas according to Brahmins, king ought to have to be क्षत्रिय. अगर आप ब्राह्मण्स को देखेंगे तो ब्राह्मण्स क्या बोलते हैं कि आपको क्षत्रिय होना जरूरी है अगर आपको किंग बनना है. तो सतावनास ब्राह्मण थे. ब्राह्मण्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको किंग बनना है तो आपको क्षत्रिय वाली फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट होना चाहिए. They claim to uphold the fourfold Varna order, but enter into marriage alliance within people who were supposed to be excluded from the system. And as we have seen, they practiced endogamy instead of exogamy system recommended in Brahmanical text. जैसे कि Brahmanical text में बोला जाता था कि within the system आपको follow करना है, but इन्होंने outside the system जाके चीज़ों को follow किया, marriage practices को उन्होंने follow किया. Now coming to जाति and social mobility. अगर अपन जाति की बात करें तो ये सोशल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि भाई किस जाति को आप बिलोंग करते हो, किस सोशल कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो. और अलॉन्ग विद दैट लोग ऐसा बोलते थे कि जाति जो है वो भी बर्थ के ऊपर बेस्ड है कि भाई आप किस फैमिली में आपने बर्थ लिया है उस फैमिली की ही आपकी जाति हो जाती है. सो दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज्ड इन द टेक्स्ट to refer to social category jati. The Brahmanical theory jati like varna was based on the birth. जो जैसे वर्ना बर्थ के ऊपर बेस्ड है वैसे ही जाति भी जो है वो आपकी बर्थ के ऊपर बेस्ड होती है.
However, while the number of varna was fixed at four, varna was fixed at four, पर जाति पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. वरना जो अपने चार देखे, चार सिस्टम देखे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, बट जाति का कुछ ऐसा फिक्सेशन नहीं था या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. काफी सारी जाति जो थी वो इवोल्व हुई. In fact, whenever Brahminical authorities encouraged new group, for instance, people living in forests such as Nishchit, or wanted to assign a name to occupational category such as goldsmith हो गया या swarnakar हो गए, which did not easily fit into the fourfold varna system, they classified them as a जाति. अगर कोई पर्टिकुलर ब्राह्मण अथॉरिटी के हिसाब से अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो वर्ना सिस्टम में सूट नहीं हो रहा है या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनके क्राइटेरियाज को, तो वो उनको एक अलग ही जाति के उसमें क्लासिफाई कर देते थे. Jati, which shared a common occupation or profession, were sometimes organized into shrines or guilds. We seldom come across the document that record the histories of these groups, but there are exceptions. ठीक है, ये जो जाति था ये common profession या occupation के ऊपर based था, and it was organized into a guilds. We seldom come across the documents जहाँ पे काफ़ी सारे documents हैं जहाँ पे historians हैं that record the histories of these groups. मतलब इनके groups के बारे में आपको जातिस के बारे में पता चलेगा. But they are in exceptional cases, like उसका एक exact meaning या exact चीज़ को नहीं बता सकते हैं. Now we are talking about the inscription which was found in मंदसौर, मध्य प्रदेश में जो है. यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ गिल्ड और सिल्क वीवर की बात कर रहे हैं. हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता, गुजरात में लता करके जगह है, वहाँ रहते थे ये लोग. फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, और लता से लोग कहाँ पे आते हैं, मंदसौर में, मतलब गुजरात से लोग आते हैं मध्य प्रदेश में. देन नोन एज दशापुरा उनको बोला जाता है. It stated that they undertook the difficult journey along with their children and kinfolk as they had heard about the greatness of a local king and wanted to settle in his kingdom. ऐसा बोला जाता है उन्होंने काफ़ी लंबी जर्नी तय की, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो दे यूज टू मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू मूव थ्रू द एलिफेंट्स या बुलक कार्ट्स, अगर कोई एनिमल है तो उसके थ्रू, और दे यूज टू वॉक ऑन द फुट. तो इस तरह से उनका मूवमेंट होता था. तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे किंग लाइक अपने फैमिली के साथ उन्होंने मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज उन्हें लगा कि वहाँ के जो किंग है ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सुना था, तो इसलिए दे मूव्ड ओवर देयर. The inscription provides a fascinating glimpse of a complex social process and provides insight into the nature of guilds or shrines. Although membership was based on the shared craft specialization, some members adopted other occupation. जो membership थी वो like shared occupation के according based हुआ करती थी, लेकिन still there were certain people जो एक different ही occupation ले लेते थे, अपनी family से भी हट के एक different occupation में चले जाते थे. It also indicates that the members shared more than a common profession. ठीक है, members जो थे वो काफ़ी कुछ share करते थे, वो collectively invest करते थे, earned करते थे craft के through, to construct a splendid temple in honor of the sun god. उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक temple create कर पाए sun god के लिए. Now coming to the last topic beyond the varna, coming to the topic beyond the four varnas, integration. Given the diversity of the subcontinent, अब अगर क्या होता है लाइक कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात नहीं सुनते या आपके थॉट प्रोसीजर से कम्प्लीटली अलग जाते हैं. तो इस तरह के लोगों की बात की है, मतलब एक पॉपुलेशन ऐसी थी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को या उनके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करती थी, और मोस्टली उनका जिक्र ऐसे किया गया है कि ये लोग काफ़ी ऑड थे, अनसिविलाइज थे, किसी तरह के एनिमल फिगर उनको सॉर्ट ऑफ डिपिक्ट किया गया है. तो गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, there were and always have been population whose social practices what was not influenced by Brahminical idea. एक ग्रुप ऐसा था, एक पॉपुलेशन ऐसी थी जिनका थॉट प्रोसीजर या जिनका थिंकिंग ब्राह्मण्स के साथ मैच नहीं कर पाता था. When they figure in Sanskrit text, they are often described as odd, uncivilized और even animal like. उनको like काफ़ी odd बोला गया, uncivilized बोला गया, और उन्हें काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि these were some animals, like they behave like animals. मोस्टली इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते थे, फॉर हुम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. उनके लिए जिंदा रहने का जो एकमात्र चीज़ था वो यही था कि दे यूज टू हंट एंड देन दे यूज टू गैदर द रिमेन्स.
Categories such as the Nishada, to which Eklavya is supposed to have belonged, are examples of this. Eklavya जिस family को belong करता था वो इसी तरह की category थी. Other who were viewed with suspicion included populations such as nomadic pastoralists who could have not been easily accommodated within the framework of settled agriculturalists. बाकी फिर पेस्टोरलिस्ट आते हैं जो लाइक यू नो एनिमल्स को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनको भी सेम कैटेगरी में बिलोंग किया जाता था. समटाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज, अगर कोई इंसान नॉन संस्कृत बोल रहा है मतलब संस्कृत नहीं बोल रहा, तो उनको मिलाचास बोला जाता था. एंड दे लुक डाउन अपॉन, लाइक एक नीचे वाली कैटेगरी आप उनको बोल सकते हैं कि उस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था. They were nonetheless and also sharing ideas and belief between these people. The nature of relation is evident in some stories in महाभारत. अगर आप स्टोरीज देखेंगे महाभारत की तो आपको एक ये रिलेशन, आपको इनके बीच में थोड़ा सा सिमिलैरिटी को देखने मिलेगा. Now coming to the last topic, beyond the four varnas, subordination and conflict. अब वहीं अगर अपन पे बात करते हैं यू नो लास्ट कैटेगरी की या लास्ट उसकी, तो जैसे कि हमने देखा था कि उनको अनटचेबल्स बोला जाता था और उनको ऐसा बोला जाता था कि इनको खाने से दूर रखो, इनको चीज़ों से दूर रखो, ये प्योर लोग नहीं है, ये पल्यूट कर देते हैं चीज़ों को, इनका मेन काम जो है वो कॉर्प्स या डेड एनिमल्स को उठाना है, इस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था. While the Brahmins considered some people being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social category as untouchable. उन्होंने कुछ कैटेगरी को नाम दिया as an untouchable. This rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those they designed as untouchable. अगर आप untouchable से आप food नहीं लोगे, क्योंकि वो एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है, एक अलग ही लोगों का ग्रुप हो जाता है, तो उससे लोग अपने आप को दूर रखते थे. In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded particularly as polluting. कुछ एक्टिविटीज को उन्होंने polluting ही बोला, जैसे कि कॉप्स हैंडल करना या डेड एनिमल्स को उठाना. दे यूज टू कंसिडर इट एज polluting एक्टिविटी. दोज हु परफॉर्म दिस टास्क, जो लोग भी इस टास्क को परफॉर्म करते थे तो उनको चंडाल बोला जाता था. वह प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, सबसे हायरार्की के सबसे नीचे वाले हिस्से पे उनको रखा गया. देयर टच एंड इन सम केसेस इवन सीइंग देम वर रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग, मतलब उनका टच हो जाना आपकी बॉडी से, आपने उनको देख लिया, उन्होंने आपको देख लिया, तो वो सब एक तरह से पोल्यूशन बोलते थे उसको कि ये सब पोल्यूट कर दिया उन लोगों ने. एंड दे वर यू नो द लास्ट पीपल और द लास्ट ग्रुप बाय दोज हु क्लेम टू बी द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर. उनके हिसाब से ये सब बिल्कुल खराब सा ग्रुप है कि इसको देखना नहीं, इसको कुछ नहीं करना, उस तरह से वो उन्हें ट्रीट करते थे. द मनुस्मृति लेड डाउन रूल्स ऑफ चंडाल्स. मनुस्मृति में भी चंडाल्स को लेके रूल्स लिखे हैं. सो थैंक यू. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आप किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. Along with that, EduGrown is a one single stop solution for all your educational problems. So सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, अगर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ गुड डे.